हेलो बच्चों, आज हम एक महत्वपूर्ण टॉपिक ऊंचाई और दूरी पर बात करने जाएंगे। प्यारे बच्चों, हम जानते हैं कि त्रिकोणमिति के ज्ञान के द्वारा जिस प्रकार से भूगोल में मानचित्रों के निर्माण में या अक्षांश और देशांतर रेखाओं के सापेक्ष किसी द्वीप की स्थिति ज्ञात करने में इस महत्वपूर्ण ज्ञान का उपयोग किया जाता है, ठीक उसी प्रकार से असंभव दूरियों को या ऊंचाई को ज्ञात करने में हम त्रिकोणमिति का प्रयोग करते हैं। तो ऊंचाई और दूरी में भी त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग किया जाता है। तो प्यारे बच्चों, ऐसी दूरियां जो कि संभव नहीं है मापना, उनको हम त्रिकोणमिति के द्वारा माप पाएंगे। तो शुरू कर दिया जाए। ऊंचाई तथा दूरी। हाइट एंड डिस्टेंस। प्यारे बच्चों, ऊंचाई और दूरी को शुरू करने से पहले हम कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को जान लेंगे। तो सबसे पहले बच्चों हम जानेंगे उन्नयन को। उन्नयन को इसे एंगल ऑफ एलिवेशन। प्यारे बच्चों, यदि हम किसी क्षैतिज समतल पर चल रहे हैं और एकाएक किसी भवन की छत पर बैठे किसी व्यक्ति को अगर हम ऊपर की ओर इस प्रकार से देखते हैं, तो क्षैतिज स्तर और हमारी दृष्टि रेखा के बीच जो कोण बनता है उसे हम उन्नयन कोण कहते हैं। क्लियर हो गया? तो ये हमारा क्षैतिज स्तर है, ये हमारा क्षैतिज स्तर है, और यहां पर ए पर कोई वस्तु है, और यहां पर चलते हुए हमने इस वस्तु को ऊपर की ओर देखा। तो ऊपर की ओर देखा तो यहां पर जो त्रिकोण बना, इसे हम क्या कहेंगे बच्चों? उन्नयन कोण। इसे हम कहेंगे उन्नयन कोण। ठीक है बच्चों, जो वस्तु को देखने में जो ये रेखा है इसे हम कहते हैं दृष्टि रेखा। दृष्टि रेखा, लाइन ऑफ साइट। तो क्लियर हो गया कि हम एकाएक चल रहे थे और चलते हुए हमने ऊपर की ओर स्थित वस्तु को देखा, तो हमारे दृष्टि रेखा और क्षैतिज स्तर के बीच जो कोण बना उसे हम क्या कहेंगे? उन्नयन कोण कहेंगे। तो उन्नयन कोण को हम परिभाषित करें तो ऊपर की तरफ स्थित वस्तु को देखने पर क्षैतिज तथा दृष्टि रेखा के बीच बने कोण को उन्नयन कोण। उन्नयन कोण। क्लियर है बच्चों? चलो अब आगे बढ़ते हैं बच्चों। ठीक उसी प्रकार से यदि हम किसी पुल में बैठे हैं और हम नदी में चलती हुई किसी नाव की ओर अगर हम देखते हैं, तो तब हम इस प्रकार से नीचे की ओर की स्थित वस्तु को देखेंगे, और जब हम किसी नीचे की ओर स्थित वस्तु को देखते हैं तो उस समय जो दृष्टि रेखा और क्षैतिज के बीच जो कोण बनता है
उसे हम कहते हैं अवनमन कोण। क्लियर है? ऊपर की ओर देखेंगे तो कोण उन्नयन कोण बनेगा, और नीचे की ओर स्थित वस्तु को देखेंगे तो कोण क्या बनेगा बच्चों? अवनमन कोण बनेगा। तो अवनमन कोण को हम इस प्रकार से समझेंगे। यहां पर कोई व्यक्ति यहां पर है और नीचे की तरफ एक वस्तु यहां पर पी है, इस वस्तु को वो देखता है, तो यहां पर हमारा जो क्षैतिज स्तर होगा वो इस प्रकार से हम एक क्षैतिज स्तर को बनाएंगे। तो नीचे की ओर स्थित वस्तु को देखने में ये हमारी दृष्टि रेखा है। ठीक है बच्चों, ये हमारी क्या है? दृष्टि रेखा है। और ये हमारा क्या है? क्षैतिज स्तर है। इनके बीच जो ये कोण बना नीचे की तरफ, इसे हम कहेंगे अवनमन। अवनमन। क्लियर है? ठीक है बच्चों, क्लियर है? तो अवनमन कोण को इस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं। इसे एंगल ऑफ डिप्रेशन कहते हैं। तो इसमें हम लिखेंगे नीचे की तरफ, नीचे की ओर स्थित वस्तु को, स्थित वस्तु को देखने पर क्षैतिज तथा दृष्टि रेखा के बीच बने कोण को अवनमन कोण कहते हैं। क्लियर है बच्चों? ठीक हो गया? चलो अब आगे बढ़ते हैं। अवनमन और उन्नयन कोण के लिए कुछ महत्वपूर्ण बातों को भी हम जान लेंगे। तो कुछ महत्वपूर्ण बातें, प्यारे बच्चों, यदि वस्तु जितनी ऊंचाई पर स्थित है, जो वस्तु ज्यादा ऊंचाई पर स्थित होगी, उसको देखने पर हमेशा उन्नयन कोण क्या होगा? हमेशा अधिक होगा। अधिक ऊंचाई की वस्तु, अधिक ऊंची वस्तु को देखने पर जो उन्नयन कोण होता है वो अधिक होता है, और कम ऊंची वस्तु को देखने पर जो उन्नयन कोण होता है वो कम होता है। तो समान दूरी पर स्थित बिंदु से हम ऐसे लिख सकते हैं, समान दूरी पर स्थित बिंदु से देखने पर अधिक ऊंचाई पर स्थित वस्तु का उन्नयन कोण अधिक तथा कम ऊंचाई पर स्थित वस्तु का
उन्नयन कोण कम होता है या छोटा होता है। ठीक है बच्चों, चलो इसको हम इस प्रकार से समझेंगे कि कोई क्षैतिज स्तर है और यहां पर एक वस्तु ये है ए बी और एक वस्तु इस तरफ ये है पी क्यू। ठीक है बच्चों, यदि इनको हम यहां बीच में स्थित किसी बिंदु एम से देखें तो इस वस्तु के शिखर का उन्नयन कोण ये होगा तथा इस वस्तु के शिखर का उन्नयन कोण ये। तो अगर ये माना ये कोण 30 है तो ये हमेशा 30 से अधिक होगा। माना ये है 60। तो कहने का आशय है कि जो वस्तु जितनी ऊंची होगी उसका उन्नयन कोण क्या होगा बच्चों, उतना ही अधिक होगा, और जो वस्तु छोटी होगी उसका उन्नयन कोण क्या होगा, हमेशा छोटा होगा। तो ये बात क्लियर होगी। वेरी गुड। अब देखो बच्चों, दूसरी बात है, इसी का हम ऐसा भी कह सकते हैं अवनमन कोण की स्थिति में कि जो वस्तु जितनी गहराई में स्थित होगी उसका अवनमन कोण उतना ही अधिक होगा, और जो वस्तु जितनी कम गहराई में स्थित होगी तो उसका अवनमन कोण क्या होगा, कम होगा। क्लियर हो गया? तो आप लोग इसे पॉज करें और नोट करें। चलो कर लिया बच्चों, मिटा लिया जाए। वेरी गुड। चलो इन महत्वपूर्ण बातों में फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब दूसरी बात है बच्चों कि यदि हम किसी वस्तु की ओर आगे बढ़ रहे हैं, सपोज हमने किसी वस्तु को यहां से देखा, तो यहां से देखने पर अगर किसी वस्तु का उन्नयन कोण 30 डिग्री है और हम उस वस्तु की तरफ कुछ दूरी आगे चले और चलने के बाद फिर उस वस्तु को हमने देखा, तो हमारा जो उन्नयन कोण होगा वो क्या होगा बच्चों, अधिक होगा। कहने का आशय यह है कि वस्तु की ओर बढ़ने पर उन्नयन कोण का मान क्या होता है, बढ़ता है। तो हम लिखेंगे वस्तु की ओर बढ़ने पर आगे बढ़ने पर उन्नयन या अवनमन जो भी है, उन्नयन और अवनमन कोण बढ़ता है। जैसे ये हमारा कोई क्षैतिज स्तर है और यहां पर कोई वस्तु है पी क्यू, और इस क्षैतिज में स्थित एक बिंदु ए से हम इस वस्तु के शिखर को यहां से देख रहे हैं, और इसको देखने पर जो हमारी आंख पर जो उन्नयन कोण बना, सपोज 30 डिग्री का है, और हम इस वस्तु की ओर कुछ दूरी आगे बढ़े और आगे बढ़कर हम किसी बिंदु बी पर पहुंचे और फिर हमने इस बी बिंदु से उस वस्तु के शिखर को देखा, और हमारी आंख पर बनने वाला उन्नयन कोण ये है। तो प्यारे बच्चों, आगे जितना आगे बढ़ेंगे और अगर यहां पर और आगे आएंगे तो ये उन्नयन कोण और अधिक होगा, और जितना और आगे आएंगे उतना उन्नयन कोण और अधिक होगा। कुल मिला के वस्तु के करीब ही पहुंच जाने पर हमको इस प्रकार से क्या करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। दूर से देखेंगे तो ऐसा होगा, फिर नजदीक जाएंगे तो हमारी थोड़ा गर्दन ऊपर की ओर होगी, और जितना और करीब जाएंगे तो हमें फिर इस टाइप से देखना होगा। क्लियर हो गया? तो ये दो महत्वपूर्ण बातें आप याद रखेंगे। एक तो समान दूरी पर स्थित बिंदु से ज्यादा ऊंची वस्तु को देखने पर उसका उन्नयन कोण अधिक होता है और कम ऊंची वस्तु का उन्नयन कोण कम होता है, और दूसरी कि वस्तु की तरफ आगे बढ़ने पर उन्नयन कोण हमेशा बढ़ता हुआ चला जाता है। तो प्यारे बच्चों, इसके अतिरिक्त हम ऊंचाई और दूरी से संबंधित अभ्यास प्रश्नों को हल करने के लिए कुछ और बातों को हमें सीखना पड़ेगा। तो अब हम बात करेंगे बच्चों रेखा चित्र पर।
किसी भी अभ्यास प्रश्न को हल करने के लिए हमें उस प्रश्न को एक रेखा चित्र के माध्यम से व्यक्त करना पड़ता है। तो प्यारे बच्चों, यदि हम किसी भवन या किसी टावर या किसी बिजली के खंभे या ऊंचाई पर स्थित और भी कोई वस्तु है, उसको अगर हम दिखा रहे हैं, तो भवन को अगर हम दिखा रहे हैं तो भवन को पूरा हमने, ऐसा नहीं कि हमने टॉयलेट बाथरूम के साथ उसको बना दिया। हमें केवल उसे क्या करना है बच्चों, एक रेखा चित्र के माध्यम से क्या करना है बच्चों, व्यक्त करना है। तो कोई भी पहले तो बात ये समझनी है कि जो क्षैतिज समतल है, पहले हम भूमि जब बनाएंगे कि भूमि को प्रदर्शित करने के लिए हम क्या करेंगे बच्चों, एक क्षैतिज रेखा खींचेंगे। अब हम ये ध्यान रखेंगे कि कोई भी वस्तु है, चाहे वो बिजली का खंभा है, चाहे भवन है, चाहे कोई संचार मीनार है, या कोई पेड़ है, या कोई अन्य वस्तु है, सभी वस्तुएं क्षैतिज के साथ क्या होती है, एकदम सीधी खड़ी होती है। अर्थात यूं कहें कि हर वस्तु क्षैतिज के साथ 90 डिग्री का कोण बनाती है। तो सर्वप्रथम हम क्या करेंगे बच्चों, एक क्षैतिज खींचेंगे भूमि को। और अगर हमसे कहा गया है कि इस पर स्थित एक भवन है, तो भवन को दिखाने के लिए भवन को हम केवल एक सीधी और इस क्षैतिज के साथ एकदम लंबवत रेखाखंड के द्वारा हम भवन को इस टाइप से दिखाएंगे, ए बी। तो यह ए बी हमारा क्या है बच्चों, भवन है, जो क्षैतिज के साथ एकदम से सीधा क्या है, खड़ा है। अब बच्चों, इस भवन में दो चीजें हैं। जो ये ऊपरी इसका भाग है, इस ऊपरी भाग को, भवन का जो ऊपरी भाग है, ऊपरी भाग को हम क्या कहते हैं बच्चों, शिखर कहते हैं। ऊपरी भाग को हम कहते हैं शिखर, टॉप। ठीक हो गया। और जो ये निचला भाग है, जो ये निचला भाग है, ये निचला भाग है, इसको हम कहते हैं पाद या आधार। क्लियर हो गया। निचले भाग को हम क्या कहते हैं, निचला भाग हमारा होता है बच्चों, इसको हम कहते हैं पाद या आधार। और पाद या आधार को हम कहते हैं बॉटम। क्या कहते हैं बच्चों, बॉटम या बेस, क्लियर हो गया। और यदि कोई देखने वाला इस भवन के शिखर को इस सी बिंदु से देखता है, तो उसकी आंख पर बना हुआ जो उन्नयन कोण होगा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, क्लियर हो गया बच्चों, क्लियर हो गया। फिर एक और चित्र से हम देखेंगे। यदि हमारा कोई क्षैतिज भूमि है और इस पर स्थित ये PQ एक भवन है, और इस भवन की छत पर एक संचार मीनार खड़ी है। इस भवन की छत पर एक संचार मीनार खड़ी है, PB, ये खड़ी है। तो प्यारे बच्चों, यहां पर जो ये B बिंदु है, ये हो जाएगा हमारा संचार मीनार। ये है हमारी संचार मीनार का शिखर। क्लियर हो गया। जो ये बी बिंदु है वो संचार मीनार का शिखर है। अब ये जो पी बिंदु है, इस पी बिंदु को हम दो ढंग से इसको हम कह सकते हैं। पी बिंदु को अगर हम भवन के लिए कहें तो ये भवन का शिखर है, ये भवन का क्या है बच्चों, शिखर है। थोड़े क्लियर सीखेंगे आप, ये भवन का शिखर है। लेकिन अगर इस पी बिंदु को हम संचार मीनार के रेफरेंस में पढ़े तो संचार मीनार के लिए बच्चों, ये संचार मीनार का ये क्या है बच्चों, पाद का आधार है। क्लियर हो गया, क्लियर है, वेरी गुड। अब बच्चों इस क्यू बिंदु की हम बात करें तो क्यू बिंदु क्या है, ये भवन का आधार है, ये भवन का आधार है। समझिए पक्का। अगर
इस टाइप का भवन है, भवन पर क्या है, कोई संचार मीनार खड़ी है। तो यहां पर क्लियर है कि ये संचार मीनार का शिखर होगा और ये भवन का आधार होगा। लेकिन जो बीच में स्थित बिंदु है, जो दोनों के काम आ रहा है, तो संचार मीनार के संदर्भ में वो संचार मीनार का आधार हो जाएगा और भवन के संदर्भ में वो भवन का क्या हो जाएगा बच्चों, शिखर हो जाएगा। क्लियर है बच्चों? बहुत बढ़िया। अब बच्चों इसी संदर्भ में आगे बढ़ेंगे। ये कोई क्षैतिज समतल है, ठीक है बच्चों, और ये कोई भवन है, ठीक है बच्चों। ये पी की कोई क्या है, भवन है, और भवन की छत पर बैठा, भवन की छत पर बैठा कोई व्यक्ति नीचे किसी वस्तु को देखता है। भवन की छत पर बैठा कोई व्यक्ति नीचे क्षैतिज में स्थित किसी वस्तु को देखता है। तो नीचे देखने पर यहां पर क्या बनेगा बच्चों, पर अवनमन कोण बनेगा, और अवनमन कोण बनाने के लिए हमें इस बिंदु से एक और क्षैतिज का क्या करना होगा, निर्माण करना होगा, जो इसके क्या होना चाहिए, समांतर होगा। तो यहां से हम एक आभासी क्षैतिज बनाएंगे। ये हमारा क्षैतिज हो जाएगा पीबी। क्लियर है? अब यहां से हम इस वस्तु को देखेंगे तो ये दृष्टि रेखा को हम इस प्रकार से ज्वाइन कर लेंगे। तो तब बच्चों ये जो कोण है ये हमारा अवनमन कोण है। सपोज ये 30 डिग्री का है, ठीक है बच्चों। तो ये कैसा कोण हुआ, हमारा अवनमन कोण। और प्रीवियस कक्षाओं में आपने पढ़ा होगा कि यदि दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा क्या करती है, इंटरसेक्ट करती है, तो ये कोण और ये कोण क्या कहलाते हैं बच्चों, वेरी गुड। ये कोण और ये कोण क्या होते हैं, एकांतर कोण होते हैं, और ये कोण एकांतर कोण क्या होते हैं बच्चों, बराबर होते हैं। तो ये कोण भी कितने डिग्री का होगा, 30 डिग्री का होगा। कहने का तात्पर्य यह है कि यदि जब आप अभ्यास प्रश्नों को हल कर रहे हो और इस प्रकार की कंडीशन आपको दिखे, दो समांतर रेखाओं को अगर इस प्रकार से कोई तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करें, तो ये दोनों कोण क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। ये x है तो ये भी क्या होगा, x। क्लियर हो गया? तो आई होप आप इन तथ्यों के आधार पर भली भांति आप अपने रेखा चित्रों का निर्माण कर पाएंगे। और बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों कि ऊंचाई और दूरी के अभ्यास प्रश्नों को यदि अगर हम हल करते हैं तो हमें एक रेखा चित्र, एक अच्छे रेखा चित्र का निर्माण करना पड़ता है। बिना रेखा चित्र के हम किसी भी प्रश्न को क्या नहीं कर पाएंगे, हल नहीं कर पाएंगे। इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं और एक महत्वपूर्ण बात को भी समझते हैं। एक बात आती है बच्चों पेडेस्टल, एक और हम बात सीखेंगे। और एक बात है पेडेस्टल। पेडेस्टल संबंधी क्वेश्चन भी हम हल करेंगे। तो पेडेस्टल किसी भी मूर्ति को या किसी अन्य चीज को भूमि से थोड़ा ऊंचाई पर स्थापित करने के लिए हम भूमि पर एक स्टोन का या किसी वृक्ष का एक स्तंभ बनाते हैं और इस स्तंभ को पेडेस्टल कहते हैं। इस स्तंभ के बाद इस स्तंभ के शिखर पर हम किसी भी मूर्ति या अन्य वस्तुओं को क्या करते हैं बच्चों, स्थापित करते हैं। तो पेडेस्टल इस प्रकार की एक आकृति होती है। ये हमारी क्षैतिज भूमि है, यहां पर हम एक स्तंभ बनाते हैं। इस टाइप से एक स्तंभ बनाते हैं और इसके ऊपर हम किसी मूर्ति को क्या करते हैं बच्चों, स्थापित करते हैं। इस टाइप से किसी मूर्ति को क्या करते हैं, स्थापित करते हैं। तो ये जो निचला भाग है ये हमारा क्या है बच्चों, पेडेस्टल, इसे हम पेडेस्टल कहते हैं। और ये ऊपरी भाग क्या है बच्चों, मूर्ति। तो आपको क्लियर हो गया? ठीक है बच्चों। तो इसी क्रम में बच्चों आगे बढ़ेंगे और थोड़ा हम यहां पर समझने की कोशिश करेंगे
इसमें एक बात और हम यहाँ पर लिखेंगे, इसमें एक बात और लिखेंगे कि कोई भी वस्तु जो पृथ्वी पर खड़ी है, चाहे वो भवन है, चाहे वो बिजली का खंभा है, पेड़ है, या कोई संचार मीनार या कोई अन्य वस्तु है, वो हमेशा भूमि के साथ 90 डिग्री के कोण पर क्या होती है, खड़ी होती है। ठीक है बच्चों, तो भूमि पर खड़ी वस्तुएं जैसे पेड़ है, भवन है, मीनार है, बिजली का खंभा है, भूमि से 90 डिग्री का कोण बना, ठीक है बच्चों। तो ये सारे कोण 90 डिग्री, 90 डिग्री, 90 डिग्री और ये सभी कोण क्या होंगे बच्चों, 90 डिग्री के होंगे। कोई भी वस्तु भूमि से तिरछी नहीं हो सकती है, सभी जो भूमि से स्थित कोई भी वस्तुएं होंगी वो 90 डिग्री का कोण बनाएंगे। क्लियर हो गया? तो आई होप बच्चों कि आप इन छोटे छोटे तथ्यों को आप भली बात समझ पाए होंगे। इनका उपयोग त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग के अभ्यास प्रश्नों में करेंगे और जो रेखा चित्र है, सर्वप्रथम हम एक रेखा चित्र का निर्माण करेंगे और तत्पश्चात हम अभ्यास प्रश्नों को हल करेंगे। ठीक है बच्चों, तो चलो अभ्यास प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। तब तक आप इसे पॉज करें और इसे नोट करें। चलो कर लिया बच्चों, चलो मिटा लिया जाए। अभ्यास 9.1, इसका क्वेश्चन नंबर 1 है। ठीक है बच्चों, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है। सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है। वो 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है, वो एकदम सीधी सी इस प्रकार से तनी हुई है, ऐसे टेढ़ी मेढ़ी नहीं है, और भूमि से सीधे लगे खंबे के शिखर से बंधा हुआ है। डोर खंबे से बंधा हुआ है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर का बनाया गया कोण 30 डिग्री का हो तो खंबे की ऊंचाई ज्ञात करें। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को हल करने के लिए हम इसका एक रेखा चित्र बनाएंगे। ठीक है बच्चों, चलो इसके हल की तरफ बढ़ते हैं। तो इसका हल सबसे पहले हम बच्चों एक भूमि स्तर यहाँ पे बनाएंगे। तो ये हमारा एक भूमि स्तर है और इस पर एक क्या है बच्चों, खंबा है। यहाँ पर एक क्या है बच्चों, खंबा है। तो आपको छोटी छोटी बातें बताएं। खंबा जो होगा भूमि के साथ 90 डिग्री का कोण बनाएगा। तो ये ए भी हमारा एक क्या है बच्चों, खंबा है। और इस खंबे के शिखर से एक डोर लगी हुई है यहां से और भूमि स्तर पर वो शीशा अटैच है जो कि 30 डिग्री का कोण बना है। इस प्रकार से सीधी ये तनी हुई डोर है। ठीक है बच्चों, तो ऐसी हमारी डोर है जो खंबे के शिखर से बंधी हुई है और इसका दूसरा किनारा भूमि स्तर पर लगा हुआ है और भूमि के साथ कितने का कोण बनाता है बच्चों, 30 डिग्री का कोण बनाता है। तो हमने खंबे की ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो डोर एसी है तो इसकी लंबाई है 20 मीटर। डोरी की लंबाई एसी हमारी है 20 मीटर। हमने खंबे की ऊंचाई एबी को क्या करना है, ज्ञात करना है। तो हमारा ये खंबे की ऊंचाई हमारी h है। खंबे की ऊंचाई क्या बच्चों, h है। तो थोड़ा इस रेखा चित्र के बारे में संक्षेप में हम लिख लेंगे। तो माना एबी खंबा है। एबी क्या है बच्चों, खंबा है और एबी इक्वल टू हमने इसकी ऊंचाई को माना है h तथा एसी हमारी डोर है, एसी डोर है और प्रश्नानुसार
हमें डोर की लंबाई मालूम है AC इज इक्वल टू 20 मीटर। करेक्ट है बच्चों। अब हमें खंभे की ऊंचाई निकालनी है। तो प्यारे बच्चों ये एक समकोण त्रिभुज है और हम जानते हैं समकोण के सामने की भुजा क्या होती है, कर्ण होती है। तो जो ये AC है वो हमारा क्या है, कर्ण हो गया। हमें कर्ण मालूम है 20 मीटर, तो हमें क्या मालूम करना है, लंब मालूम करना है। तो प्रीवियस अध्याय में आपको बताया कि लंब और कर्ण में किस त्रिकोणमितीय अनुपात का संबंध होता है। वेरी गुड। तो लंब और कर्ण में हम जानते हैं कि साइन का क्या होता है बच्चों, संबंध होता है। तो 30 डिग्री कोण के लिए हम साइन का क्या करेंगे, यहां पर भुजाओं के साथ संबंध का उपयोग करेंगे। तो यहां लिखेंगे समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ABC में साइन और हमारा कोण है 30 डिग्री बराबर लंब बटे कर्ण। तो 30 के सामने की भुजा होगी लंब, लंब मीन्स AB अपॉन कर्ण हमारा हो गया AC। करेक्ट है बच्चों, ठीक है। अब देखो साइन 30 का मान, वेरी गुड, आपको याद है 1/2 बराबर AB है हमारा H और बटे कर्ण हो गया हमारा 20, AC हो गया 20। तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई आप जानते हैं, इस टाइप से यहां मल्टीप्लाई हो जाएगा और इस टाइप से यहां मल्टीप्लाई हो जाएगा। 2H इज इक्वल टू 21 जा 20, 2H बराबर हमारा हो गया 20। तो H बराबर 20/2। तो हम लिख सकते हैं कि H बराबर 20 में 2 से भाग देंगे तो 10 और यह आएगा मीटर। अतः खंबे की ऊंचाई, अतः खंबे की ऊंचाई, खंबे की ऊंचाई हो जाएगी हमारी बराबर 10। तो ये हमारा क्या आएगा आंसर है। तो क्लियर है बच्चों। तो त्रिकोणमिति का उपयोग हमने इस प्रश्न को हल करने में करा। चलो अब दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और क्वेश्चन नंबर 2 है बच्चों। बच्चों ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है कि आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह से मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर की दूर पर है। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो प्यारे बच्चों हुआ क्या, सपोज के लिए बच्चों ये हमारा एक पेड़ है और आंधी आने से यह पेड़ क्या हो जाता है बच्चों, यहां से टूट जाता है और इस तरह से कुछ मुड़ जाता है। ठीक हो गया बच्चों, ठीक है। ये पेड़ इस टाइप से टूट जाता है और इस तरफ से ये ऐसा मुड़ जाता है और यहां इस जमीन को छूने लगता है। पहले पेड़ हमारा पूरा इस टाइप से था और आंधी आने से यह पेड़ क्या हो जाता है, ऐसा टूट जाता है और इस प्रकार से मुड़ जाता है। ठीक है, करेक्ट है बच्चों। और यह बिंदु जहां पेड़ का शिखर, ये पेड़ का शिखर जमीन को छूता है, यहां से कितना मीटर दूर पे है, 8 मीटर की दूरी पे है। हमने पेड़ की ऊंचाई निकाली है। तो पेड़ की ऊंचाई जो होगी बच्चों, जो अभी टूटा हुआ भाग नहीं है, जो भूमि से जुड़ा हुआ है, ये प्लस जो मुड़कर इधर को झुक गया है, ये क्या कहलाएगी, पेड़ की ऊंचाई कहलाएगी। तो चलो इसका हम एक रेखा चित्र हम बनाएंगे। तो इस प्रश्न का हल, ये हमारी भूमि है और यहां पर बच्चों एक पेड़ है, ये पी क्यू हमारा क्या है बच्चों, एक पेड़ है। अभी ये पेड़ बच्चों टूटा नहीं है। अब यह पेड़ इस ए बिंदु से टूट जाता है। अब टूटा हुआ भाग इसका एपी है और ये एपी टूटकर इस तरफ से मुड़कर इधर को जमीन को छूने लगता है। माना ये जमीन को बी बिंदु पर छूता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनता है। करेक्ट हो गया। तो कहने का मतलब है तो जो एपी है
वही ये ए बी है। ए बी ही मुड़कर ए बी की तरफ मुड़कर जमीन को छूता है। तो माना इस पेड़ का जो टूटा हुआ भाग है इसकी ऊंचाई x है, और जो अवशेष पेड़ जो खड़ा है उसकी ऊंचाई क्या है बच्चों, y है। तो पेड़ की जो टोटल ऊंचाई हो जाएगी वो हो जाएगा हमारा x प्लस वाई। जब ये x है तो ये वाला भाग भी इसका क्या होगा बच्चों, x होगा। करेक्ट है, क्योंकि यही भाग क्या हो गया बच्चों, टूटकर इस तरफ शिफ्ट हो गया है। तो इस टूटे हुए भाग को हम इस प्रकार से एक डॉटेड लाइन के रूप में हम बनाएंगे। ये हो गया बच्चों। तो ये हमारा क्या हो गया बच्चों, एक रेखा चित्र हो गया कि हमारा पूरा पेड़ PQ था और जो कि A बिंदु से आने से टूटकर मुड़ जाता है और B बिंदु पर जमीन को छूने लगता है। और प्रश्नानुसार दिया है कि पेड़ का शिखर जो जमीन को छूता है वो पाद बिंदु से 8 मीटर की दूरी पर है। तो यहां से लेकर और यहां तक की दूरी कितनी है बच्चों, 8 मीटर है। करेक्ट हो गया, ठीक है। तो इस रेखा चित्र के बारे में कुछ संक्षेप में हम लिखेंगे। माना PQ, माना PQ पेड़ है जो A बिंदु से A से टूट जाता है और मुड़कर भूमि को बिंदु B पर छूने लगता है, बिंदु B पर छूने लगता है। करेक्ट है। तो हम कहेंगे माना AP इज इक्वल टू कितना है बच्चों, x है, और ये किसके बराबर होगा, AB के बराबर। ठीक है। और AQ इज इक्वल टू हमने माना है y है, और हमें दिया है कि BQ बराबर कितना है, BQ बराबर है 8। तो बच्चों यहां पर देखिए, इस कोण के लिए जो समकोण त्रिभुज है इसमें हमें आधार मालूम है और हमें क्या निकालना है, लंब मालूम करना है। दूसरे में आधार मालूम है और कर्ण मालूम करना है। तो समकोण त्रिभुज AQB में अब लंब और आधार में वेरी गुड संबंध हो जाएगा 10। कोण है 30 डिग्री, लंब बटे आधार। 10 बराबर होता है बच्चों लंब बटे आधार। करेक्ट हो गया। 10 30 बराबर लंब है हमारे पास AQ और आधार है हमारा BQ। करेक्ट हो गया बच्चों, यहां तक करेक्ट हो गया। तो चलो आप इसे पोज करके आप नोट कर लीजिए। ठीक है, कर लिया बच्चों। चलो उधर का पोर्शन हम मिटा लेंगे। चलो अब आगे देखेंगे बच्चों, कहानी समझ में आ रही है? ठीक है। तो 10 30 का मान कितना होता है, बहुत सुंदर। 10 30 का मान 1/3 बराबर, अब देखो बच्चों AQ है हमारा y, AQ हो गया y अपॉन BQ हो गया r। ठीक हो गया। ठीक उसी प्रकार से y क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा ऐसे, और 8 1 के साथ क्या हो जाएगा बच्चों, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हमारा हो जाएगा y इंटू √3, तो y इंटू √3 y इज इक्वल टू 8 1 जा 8। देयरफॉर y इज इक्वल टू कितना होगा बच्चों, 8/3। चलो अभी इसका हम क्या नहीं करेंगे बच्चों, परमीकरण नहीं करेंगे, इसे ऐसे ही छोड़ देते हैं। तो y बराबर हमारे पास हो गया 8/3, अर्थात पेड़ की वह ऊंचाई जो अभी क्या नहीं है, अब टूटी हुई नहीं है, जो अभी भूमि से लगी हुई है, तो ये ऊंचाई निकल गई है। अब उस टूटे हुए भाग की हमने ऊंचाई निकालनी है। तो इस समकोण त्रिभुज में आप देख रहे हैं कि जो टूटा हुआ भाग है वो ये है और इसकी ऊंचाई कितनी है बच्चों, x है। तो हमें आधार पता है और हमें क्या निकालना है, कर्ण निकालना है। तो फिर समकोण त्रिभुज पुनः इसी त्रिभुज में आधार और कर्ण में क्या संबंध होगा बच्चों, तो आप शॉर्टकट लिखेंगे
आधार और कर्ण में कौन सा संबंध होता है, कॉस का होता है। तो कॉस और एंगल होगा हमारा 30 डिग्री बराबर आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, करेक्ट है। कॉस 30 डिग्री इज इक्वल टू, अब देखो आधार है हमारा बेस है बी क्यू, आधार हो गया बी क्यू और कर्ण होगा हमारा ए। शाबाश। cos 30 का मान बहुत बढ़िया, cos 30 का मान कितना हो जाएगा बच्चों, वर्गमूल 3/2। BQ है 8 मीटर और ए भी हमें मालूम करना है वो है x। ठीक इसी प्रकार से ये भी क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा x√3 के साथ और 8 2 के साथ, तो ये हमारा हो गया x√3, पहले चार राशि वाला पद इधर लिखेंगे x√3 और 8 2 हो गया आपका 16, ठीक है। तो x इज इक्वल टू हो जाएगा बच्चों 16/√3, ठीक हो गया। ये ऊंचाई पेड़ की वो है जो कि शेष पेड़ है जो टूटा हुआ नहीं है, और ये टूटे हुए भाग की क्या है बच्चों, ऊंचाई। अतः हम कह सकते हैं कि पेड़ की कुल ऊंचाई, पेड़ की कुल ऊंचाई, तो यहां से हो जाएगा पेड़ की कुल ऊंचाई पेड़ की कुल ऊंचाई होगी आपकी पी क्यू और ये पी क्यू की ऊंचाई कुल होगी x प्लस वाई, और यहां हम इनकी वैल्यू पुट करेंगे। x इज इक्वल टू हमारा 16/√3 प्लस y है 8/√3, करेक्ट है बच्चों। √3 और √3 का एलसीएम भी √3 और 16 प्लस 8 24। अब बच्चों हम इसका क्या करेंगे, परिमेयकरण करेंगे, तो इसी √3 से अंश और हर में क्या करेंगे, गुणा करेंगे, तो हो जाएगा 24/√3 और √3 अंश के साथ भी गुणा करेंगे और हर के साथ भी करेंगे। और आप जानते हैं 24/√3 बटे और √3 इंटू √3 पहले बता रखा है, और इससे क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा 8 टाइम। तो हमारा पी क्यू आया, पेड़ की ऊंचाई पी क्यू बराबर 8/√3 मीटर। आप इसे भी आंसर लिख सकते हैं, आप इसे भी आंसर लिख सकते हैं, या आप इसका सॉरी या आप इसमें √3 की वैल्यू रख के भी आंसर लिख सकते हैं। 8 गुना √3 की वैल्यू होती है 1.732 और मल्टीप्लाई करें 8 2 जा 16, 8 3 जा 24 25, 8 7 जा 56 और 58, 8 1 जा 8 और 8 और 5 13। तो ये आया बच्चों। अतः हम पेड़ की ऊंचाई कितना लिख सकते हैं, पेड़ की ऊंचाई या तो 8/3 मीटर लिखे या तो 13.856, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको केवल दशमलव के 2 स्थान पर लिखना है, तो 13 दशमलव और ये तीसरा स्थान 6 5 से बड़ा है तो 8 और 6 मीटर, ठीक है, करेक्ट है बच्चों। तो अतः पेड़ की ऊंचाई कितना आया बच्चों, यह आया हमारा 8/3 मीटर या 13.86, करेक्ट हो गया। तो आई होप बच्चों आप इस रेखा चित्र के माध्यम से इस क्वेश्चन को भली बात समझ पाए होंगे और इसके हल को आपने देखा। यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, यह क्वेश्चन बहुत क्या है बच्चों, इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से भी। चलो आप इसे पॉज करके नोट करेंगे। हाँ तो नोट कर लिया बच्चों, चलो मिटा लिया जाए, वेरी गुड। तो चलो बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 की ओर हम बढ़ेंगे।
क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 5 आप लोग स्वयं हल करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, ठीक है बच्चों। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है। इस प्रश्न में 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे भवन की ओर जाता है। ठीक है बच्चों, यहां पर हमें लड़के की लंबाई और भवन की ऊंचाई हमें ज्ञात है, जो कि इस भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसके शिखर का उन्नयन कोण 30 से 60 डिग्री हो जाता है। देखो बच्चों, पहले लड़का यहाँ पर खड़ा है, यहां से उसने भवन को देखा तो उन्नयन कोण 30 डिग्री का है। जब वह कुछ दूरी आगे की ओर चलकर चलता है भवन की तरफ, तब उन्नयन कोण कितना हो जाता है? 60 डिग्री हो जाता है। करेक्ट है। तो बताया कि भवन की ओर कितनी दूर वो चल कर गया, ये हमने बताना है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अब इसका हल की ओर हम बढ़ते हैं। तो बच्चों हम एक इसका रेखा चित्र बनाएंगे बच्चों। यह एक भूमि है और इस पर यह भवन है PQ। ये भवन है हमारा PQ और यह एक लड़का है AB। यह एक क्या है बच्चों? लड़का है AB, जो भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है AB। ठीक हो गया। लड़के की ऊंचाई है 1.5 मीटर, 1.5 मीटर और भवन की ऊंचाई है 30 मीटर। भवन की ऊंचाई है 30 मीटर। करेक्ट हो गया। अब यह लड़का यहां से भवन के शिखर को देखता है तो उसका जो उन्नयन कोण है, उसका उन्नयन कोण है 30 डिग्री। यहां से देखने पर भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। तो इसके लिए हमें यहां से इस भूमि के समांतर एक क्षैतिज रेखा यहां पर हम ड्रॉ करेंगे इस टाइप से। सपोज ये बिंदु M है और यहां से लड़के ने भवन के शिखर को देखा तो ये उन्नयन कोण हमारा, ये उन्नयन कोण है 30 डिग्री। करेक्ट है बच्चों? ठीक हो गया। अब वह लड़का भवन की ओर कुछ दूरी चल कर गया। माना ये लड़के की प्रथम स्थिति है AB। अब यहां से लड़का यहां पर चल कर आया है और ये स्थिति है उसकी A डैश और B डैश। करेक्ट है बच्चे? यहां पर उसकी स्थिति है A डैश B डैश। अब यहां से वह लड़का फिर भवन के शिखर को देखता है। जब वो यहां से भवन के शिखर को देखेगा तो अब उसका जो उन्नयन कोण है वो इस टाइप से बनेगा और ये उन्नयन कोण उसका है 60 डिग्री। ठीक है बच्चों? तो हमने ये बताना है कि वो लड़का भवन की ओर कितनी दूर चल कर गया। तो यहां से और यहां तक चल कर गया तो हमारा ये दूरी x है। ठीक हो गया। तो हमें ये x का मान ज्ञात करना है। इसके लिए देखो बच्चों, ABMQ एक क्या है? आयत है। इसलिए 1.5 मीटर AB है, A डैश B डैश भी 1.5 मीटर होगा। ठीक उसी प्रकार से MQ भी कितना होगा? 1.5 मीटर होगा। करेक्ट हो गया। ये 1.5 है और ये पूरा 30 है। ये पूरा 30 है, इतना 1.5 है। तो P से M तक हो जाएगा 30 माइनस 1.5। तो इसको जब घटाएंगे तो ये हो जाएगा हमारा 28.5। कितना हो जाएगा बच्चों? 28.5 P से M। करेक्ट हो गया। ठीक। माना जब ये x है तो तब ये भी x होगा और ये y है तब ये भी क्या होगा बच्चों? y। ठीक हो गया बच्चों? करेक्ट हो गया। ये भी एक लड़का है और ये लड़के की आगे बढ़ने पर दूसरी स्थिति है और PQ हमारा क्या है? भवन है।
तो इस रेखा चित्र के बारे में बच्चों हम कुछ संक्षेप में लिखेंगे। तो माना AB लड़का है और AB बराबर A डैश B डैश जो बराबर m क्यूब और 1.5 मीटर। करेक्ट हो गया, 1.5 मीटर। PQ भवन है, PQ भवन है और PQ बराबर 30 मीटर। ठीक है बच्चों, तो हम लिखेंगे चित्रानुसार PM बराबर हो जाएगा PQ माइनस MQ। तो PQ होगा हमारा 30 और माइनस MQ 1.5, जब घटाएंगे 28.5। तो ये हमारा हो गया PM। करेक्ट हो गया। ठीक उस प्रकार से A डैश बराबर होगा B डैश और इसको हमने माना है X, तथा A डैश M बराबर होगा B डैश Q और ये है हमारा। करेक्ट हो गए बच्चों। अब देखो, सबसे पहले यहां पर दो समकोण त्रिभुज है। एक समकोण त्रिभुज है हमारा PMA डैश में हमें बच्चों P से M तक की दूरी पता है, P से M तक की ऊंचाई पता है, P से M तक है 28.5 और हम आधार क्या कर सकते हैं, इसका ज्ञान कर सकते हैं। तो यहां पर tan थीटा का भुजाओं में संबंध हम का उपयोग हम यहां पर करेंगे। तो समकोण त्रिभुज PMA डैश में tan और कोण हो जाएगा 60 डिग्री और बराबर क्या होता है बच्चों, लंब बटे आधार। लंब हो गया PM और बटे आधार हो गया A डैश। करेक्ट है, A डैश। tan 60 वेरी गुड, √3। PM हमारा 28.5 और A डैश M है 1। ठीक है बच्चों, ये इस टाइप से क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो √3y इज इक्वल टू हो जाएगा 28. तो यहां से बच्चों हम y का मान ज्ञात कर लेंगे। तो यहां से y बराबर हो जाएगा 28.5 बटे √3। अभी हम इसका परिमीकरण नहीं करेंगे। तो ये हमारा दूसरी स्थिति, भवन से जब लड़का दूसरी स्थिति पर है वो दूरी हमें क्या होगी बच्चों, मालूम होगी। अब ये जो त्रिभुज है PMA में हम इसको कंसीडर नहीं करेंगे A डैश P को। तो यहां पर कोण है हमारा 30 डिग्री, उसके लिए लंब हो जाएगा 28.5 और आधार हो जाएगा A से M तक x प्लस y। तो फिर पुनः समकोण त्रिभुज PMA में, ठीक है बच्चों, PMA के लिए हम इस बीच वाली इसको हम क्या नहीं करेंगे, कंसीडर नहीं करेंगे। तो ये हो जाएगा हमारा tan 30 डिग्री बराबर लंब है हमारा PM अपॉन आधार है AM। करेक्ट हो गया। tan 30 की वैल्यू 1/√3 इज इक्वल टू PM है 28.5 और AM हो गया हमारा x प्लस। सिमिलरली ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन इससे हो जाएगा और इससे हो जाएगा x प्लस y 1 जा x प्लस y
इज इक्वल टू 28.5 रूट। तो प्यारे बच्चों यहां पर हम y का वैल्यू यहां पर पुट कर लेंगे। तो y की वैल्यू हम यहां पर क्या करेंगे, रखेंगे। तो ये हो जाएगा हमारा x प्लस और y की जगह हो जाएगा 28.5 अपॉन रूट 3 इज इक्वल 28.5 इंटू रूट। ठीक हो गया। अब x की वैल्यू को हमें ज्ञात करने के लिए हम इस दूसरे टर्म का यहां से क्या करेंगे बच्चों, पक्षांतर करेंगे। तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 28.5 रूट 3 माइनस 28.5 अपॉन रूट 3। करेक्ट है। अब बच्चों देखो ये इस टाइप से इसमें क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। तो x इज इक्वल 28.5 रूट 3 इंटू रूट 3। x 28.5 इंटू रूट 3 इंटू रूट 3 माइनस 28.5 और पूरे के बटे ये रूट 3। करेक्ट है। अब यहां से x इज इक्वल टू हो जाएगा 28.5 और रूट 3 इंटू रूट 3, वेरी गुड, 3 और माइनस 28.5 अपॉन रूट 3। करेक्ट हो गया। अब 28.5 क्या आ जाएगा बच्चों, कॉमन आ जाएगा। तो हम 28.5 को कॉमन ले लेंगे। यहां पर बचेगा 3 माइनस 1 अपॉन रूट 3। अब यहां पर हम हर का क्या करेंगे बच्चों, परिमेयकरण करेंगे और अंश और हर में इसी वर्गमूल 3 से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो वर्गमूल 3 से यहां भी गुणा और वर्गमूल 3 से अंश में भी। सही हो गया, समझिए यहां पर करेक्ट हो गया। अब देखो बच्चों 28.5 रूट 3 सॉरी 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 2 इंटू रूट 3 अपॉन रूट 3 इंटू रूट 3 इज इक्वल टू 3। सही हो गया। और 3 9 जा 27 और पॉइंट और 5 और मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 5 10 का 0, 2 9 18 19.0 वर्गमूल 3। करेक्ट हो गया। और इसे हम लिखेंगे केवल 19 वर्गमूल 3 मीटर। तो हमारा x की वैल्यू आ गई 19 वर्गमूल 3 मीटर। कितना आ गया बच्चों, 19.3 मीटर। अतः हम यहां से कह सकते हैं कि वह लड़का भवन की तरफ कितनी दूर चलकर गया, 19 वर्गमूल 3 मीटर दूर चलकर गया। तो यहां लिखेंगे अतः लड़का भवन की ओर 19 वर्गमूल 3 मीटर चलकर गया। करेक्ट हो गया बच्चों। तो आई होप आपके समझ में भली बात आया होगा। ठीक है बच्चों। तो इसका ये इस टाइप से आप क्या बनाएंगे, डायग्राम बनाएंगे। इसको हम फिर कंप्लीट कर देते हैं इस टाइप का। तो आप इसे पॉज करके नोट कर लीजिए। कर लिए बच्चों, चलो मिटा लिया जाए। वेरी गुड। चलो क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ हम बढ़ते हैं। और क्वेश्चन नंबर 7 है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बच्चों ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है। भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचा भवन है, उसके शिखर पर एक संचार मीनार लगी है। ठीक हो गया। और भूमि के किसी बिंदु से मीनार के तल और शिखर की यूनियन कोण। पहले क्या लिखा गया यहां पर, मीनार का तल। पहला लिखा गया बच्चों मीनार का तल और फिर लिखा गया शिखर। तो मीनार के तल का हो जाएगा आपका 45 और शिखर का हो जाएगा, मीनार शिखर का 60 डिग्री है। तो मीनार की हमने क्या निकालनी है, ऊंचाई निकालनी। ठीक है बच्चों। तो इसकी हल की तरफ हम बढ़ते हैं और इसका एक डायग्राम हम बनाएंगे। तो सबसे पहले बच्चों ये हमारा क्षैतिज भूमि है और इस पर ये ए भी हमारा एक भवन है। ये भी क्या है बच्चे, भवन है।
ठीक हो गया। ये भी हमारा एक भवन है और इस भवन पर एक संचार मीनार क्या है, लगी हुई है। संचार मीनार इस पर, इसकी छत पर एक संचार मीनार क्या है बच्चों, बनी हुई है इस टाइप से। ठीक हो गया। एसी। अब देखो बच्चों, एसी मीनार है और ए भी क्या है, भवन है। अब भूमि के एक बिंदु से इस डी बिंदु से बच्चों हमने संचार मीनार के तल को देखा और ये जो उन्नयन कोण है 45 डिग्री है। करेक्ट हो गया। उसके बाद हमने इसी बिंदु से संचार मीनार के शिखर को देखा। संचार मीनार का शिखर ये है, तो अब यहां से हमने संचार मीनार के शिखर को देखा इस टाइप से। और जो ये उन्नयन कोण है पूरा उन्नयन कोण है, ये बड़ा वाला, तो ये उन्नयन कोण हमारा कितना डिग्री का, 60 डिग्री। कितना डिग्री का, 60 डिग्री। करेक्ट हो गया। ठीक हो गया। इस बिंदु से मीनार के तल का उन्नयन कोण 45 है और मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। तो हमने मीनार की ऊंचाई निकाली है, तो हमारा मीनार की ऊंचाई h है। मीनार की ऊंचाई h है। तो ये टोटल जो ऊंचाई हो जाएगी बच्चों, ये हो जाएगी 20 प्लस h। क्लियर हो गया। बी से सी तक की कुल ऊंचाई हो जाएगी 20 प्लस h। ठीक हो गया। तो इसके बारे में हम कुछ संक्षेप में लिखेंगे कि माना ए बी क्या है बच्चों, एक भवन है और हमें दिया है कि ए बी इज इक्वल टू कितना है बच्चों, 20 मीटर ऊंचा भवन है। तथा एसी संचार मीनार है, एसी संचार मीनार है और हमने माना है कि एसी इज इक्वल टू कितना माना है, h। ठीक हो गया। चित्रानुसार हम भी लिख सकते हैं BC इज इक्वल टू, तो BC इज इक्वल टू हो जाएगा AB प्लस AC, AB प्लस AC। AB हो गया 20 और प्लस AC हो गया h। तो हमारा रहेगा। क्लियर हो गया बच्चों, पक्का। अब देखो बच्चों, यहां पर दो ट्रायंगल हैं। एक ये ट्रायंगल अंदर की तरफ है जिसका कोण 45 डिग्री है। ठीक हो गया। और एक ये पूरा बड़ा कोण त्रिभुज है। अगर हम इसको कंसीडर ना करें तो पूरा बड़ा त्रिभुज CBD है, तो इसका कोण 60 डिग्री का है और इसके लिए लंबी पूरा BC हो जाएगा। करेक्ट हो गया। तो ऐसे चित्रों में जब एक ट्रायंगल दूसरे के अंदर होता है तो सबसे पहले हम कहां का ट्रायंगल हल करेंगे, अंदर वाला ट्रायंगल हल करेंगे। तो यहां पर लिखेंगे समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ABD में। ठीक है बच्चों, कोण कितना है, tan 45 इज इक्वल टू लंब बटे आधार। लंब हो गया AB और बटे आधार हो गया BD। करेक्ट हो गया। tan 45 का मान वेरी गुड 1, AB हो गया 20 और बटे BD हमें मालूम नहीं। BD इस प्रकार से क्रॉस मल्टीप्लाई इधर हो जाएगा, BD वन जा BD इज इक्वल टू 20 मीटर। क्लियर है। तो ये जो BD है, जो इस त्रिभुज का आधार है, वो कितना है बच्चों, 20 मीटर है। कितना है, 20 मीटर है। अब हम पूरे बड़े समकोण त्रिभुज BCD में त्रिकोणमितीय अनुपात को यूज करेंगे। तो पुनः समकोण त्रिभुज CBD में tan 60 डिग्री बराबर, अब लंब हो जाएगा हमारा BC अपॉन आधार हो जाएगा BD। करेक्ट है। tan 60 का मान होता है √3। BC हो जाएगा हमारा 20 प्लस h और BD अभी निकाला हमने 20। करेक्ट हो गया। अब देखो बच्चों, इस टाइप से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो h वाला टर्म इसमें, पहले से हम लिखेंगे 20 प्लस h
इज इक्वल टू 20 वर्गमूल 3। सही है। यहां से h इज इक्वल टू हो जाएगा बच्चों 20 वर्गमूल 3 और इसका पक्षांतर उधर करेंगे तो प्लस का इधर हो जाएगा माइनस, देयरफॉर h इज इक्वल टू 20 और 20 क्या हो जाएगा कॉमन और √3 माइनस 1। तो यही हमारा क्या है बच्चों आंसर है। अतः हम लिख सकते हैं, अतः संचार मीनार की ऊंचाई, संचार मीनार की ऊंचाई की ऊंचाई 20 इंटू वर्गमूल 3 माइनस 1 मीटर है। समझ में आया बच्चों? बहुत बढ़िया। तो इस टाइप से हम क्या करेंगे बच्चों, इन अभ्यास प्रश्नों को हल करेंगे। ठीक है बच्चों, चलो आप इसे पॉज करके नोट कर लीजिए। चलो मिटा दिया जाए बच्चों, वेरी गुड। चलो अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। तो बच्चों ये हमारा 8वां क्वेश्चन है। 8वां क्वेश्चन में लिखा है कि एक पेडिस्टल के शिखर पर 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और उसी बिंदु से पेडिस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। तो हमें पेडिस्टल की ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो इस हल की तरफ हम बढ़ते हैं। तो सर्वप्रथम बच्चों इसका हम एक डायग्राम बनाएंगे। तो ये हमारी क्षैतिज भूमि है, ठीक है बच्चों, और इस पर ये पेडिस्टल है। पेडिस्टल के बारे में हमने पहले भी चर्चा की थी। ये हमारा क्या बच्चों पेडिस्टल है जिस पर कोई भी मूर्ति क्या की जाती है, स्थापित की जाती है। तो ये ए भी हमारा पेडिस्टल है और इसके शिखर पर, इसका शिखर ये है 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति है। बच्चों ये हमारी मूर्ति है एसी, ये हमारी मूर्ति है एसी और इस मूर्ति की ऊंचाई है 1.6 मीटर। करेक्ट है, इसकी ऊंचाई है 1.6 मीटर। अब लिखा है कि भूमि के एक बिंदु से, भूमि के एक बिंदु से, यहां कहीं भूमि पर कोई एक बिंदु है, मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण, मूर्ति का शिखर कौन हुआ बच्चों, ये मूर्ति है तो मूर्ति का शिखर सी बिंदु है, का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। देखो भूमि पर एक बिंदु बी है और डी से इस मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण कितना बच्चों 60 डिग्री है। ये कोण 60 डिग्री है। करेक्ट है। अब उसी बिंदु से, इसी बिंदु से पेडिस्टल का शिखर, अब पेडिस्टल देखो पेडिस्टल ए भी है तो ये ए इसका क्या हो गया शिखर हो गया। इसी बिंदु से हमने पेडिस्टल के शिखर को देखा इस टाइप से और ये उन्नयन कोण है ये है 45 डिग्री, ये उन्नयन कोण है 45 डिग्री। सही है बच्चों, करेक्ट हो। तो हमने पेडिस्टल की क्या निकालनी है ऊंचाई निकालनी है। तो माना ये पेडिस्टल की ऊंचाई क्या है h है, यहां से लेकर और b तक ये ऊंचाई h है। तो यहां पर देखो बच्चों a से b तक हमने माना है h है पेडिस्टल की ऊंचाई और मूर्ति की ऊंचाई हमें दी है 1.6। तो यहां b से और c तक की कुल ऊंचाई कितनी हो जाएगी, वेरी गुड, h प्लस 1.6 मीटर। करेक्ट है। इसमें हम इसको क्या कर देंगे जोड़ देंगे। अब देखो बच्चों यहां पर दो समकोण त्रिभुज बने हैं, एक त्रिभुज अंदर है जिसमें कोण 45 डिग्री है ए बी डी और दूसरा समकोण त्रिभुज जब हम इस ए डी को क्या नहीं करेंगे कंसीडर नहीं करेंगे तो सी बी डी है। इन दो समकोण त्रिभुजों की मदद से हम पेडिस्टल की क्या करेंगे ऊंचाई ज्ञात करेंगे। तो इसके बारे में थोड़ा हम संक्षेप में लिखेंगे कि माना ए बी पेडिस्टल है, ए बी पेडिस्टल है और इस पेडिस्टल की ऊंचाई ए बी बराबर है h।
AC हमारी मूर्ति है, AC हमारी क्या है बच्चों, मूर्ति है, और मूर्ति की ऊंचाई AC इज इक्वल टू हमें दे रखा है 1.6 मीटर। करेक्ट है। चित्रानुसार आप देख रहे होंगे BC और BC बराबर हम लिख सकते हैं बच्चों AB प्लस AC। क्या लिखेंगे, AB प्लस AC। तो AB प्लस AC, तो BC इक्वल टू AB हो जाएगा H और AC हो जाएगा 1+6। तो ये हमारा बच्चों आ गया BC। ठीक हो गया। अब समकोण त्रिभुज जो बारीक सा दिख रहा है अंदर की ओर ABD में, तो समकोण त्रिभुज ABD में ये आपको दिख रहा है। तो इसमें कोण कितना बच्चों, 45 डिग्री का है। तो इस 45 के सामने हो जाएगा लंब और ये BD हो जाएगा आधार। ठीक हो गया। और ये आधार जो BD है इस बड़े वाले त्रिभुज के लिए भी क्या है, यही आधार है। तो यदि ये आधार हमें मालूम हो जाए तो हम क्या कर सकते हैं, बड़े वाले त्रिभुज में भी उसी आधार का क्या करेंगे, उपयोग करेंगे। तो ऐसे चित्रों में जैसे प्रीवियस मैंने बताया था, सबसे पहले हम अंदर वाले त्रिभुज को क्या करेंगे बच्चों, हल करेंगे। तो अंदर वाला त्रिभुज यही है ABD। तो tan 45 डिग्री बराबर सूत्र होता है लंब बटे आधार। करेक्ट है। tan 45 का मान वेरी गुड 1 इज इक्वल टू लंब हो गया 45 सामने AB और आधार हो गया बच्चों BD। आधार हो गया BD। 1 इज इक्वल टू AB है हमारा H और आधार है BD। यहां पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा तो BD बन जा BD इज इक्वल H। तो जो BD है, जो यहां से यहां तक की डिस्टेंस है, वो पेडेस्टल की ऊंचाई के क्या है बच्चों, बराबर है। ऊंचाई किसके बराबर है बच्चों, पेडेस्टल की ऊंचाई के बराबर। तो यहां तक क्लियर हो गया बच्चों। अब देखो, अब इस बड़े समकोण त्रिभुज CBD में हम उपयोग करेंगे। इसके लिए इसे हम कंसीडर नहीं करेंगे, तो ये त्रिभुज आपको कुछ इस टाइप से दिखाई देगा, कुछ इस टाइप से। इसको ये आपको ऐसा दिखाई देगा, ऐसा हमको दिखाई देगा जब हम AD को कंसीडर नहीं करेंगे। ठीक है बच्चों। तो तब इस साइड के सामने पूरा जो ये लंब है ये हो जाएगा हमारा BC, पूरा लंब हो जाएगा BC और आधार वही रहेगा BD। क्लियर है। चलो तो हम लिखेंगे पुनः समकोण त्रिभुज CBD में tan 60 डिग्री इज इक्वल टू, फिर सूत्र वही है लंब बटे आधार। लंब हो गया हमारा BC और आधार हो गया BD। करेक्ट है। tan 60 की वैल्यू कितनी होती है बच्चों, √3 इज इक्वल टू B से C तक कितना है बच्चों, B से C तक टोटल की ऊंचाई है H प्लस 1.6 अपॉन BD। और BD कितना है बच्चों, H। BD कितना है, H। क्लियर हो गया। यहाँ पे BC हमारा हो गया H प्लस 1.6 और इस BD को हमने यहां से जो निकला हुआ था BD किसके बराबर था, H के बराबर, हमने यहां पुट कर दिया H। ठीक इसी प्रकार से क्या हो जाएगा बच्चों, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो √3 इंटू H इज इक्वल H प्लस 1.6। चूंकि हमें पेडेस्टल की ऊंचाई H निकालनी है, तो इस समीकरण में H दो जगह है, एक तो इस बाएं पक्ष की ओर है और एक दाएं पक्ष की ओर है। तो दोनों H को हम क्या करेंगे बच्चों, बाएं पक्ष की ओर ले आएंगे। तो इस वाले H का इधर पक्षांतर करेंगे, तो √3H, ये प्लस का H है, इधर आएगा -H इज इक्वल टू 1.6। समझ में आया बच्चों।
अब यहां पर देखो √3h माइनस h ऐसा है, तो इस h के साथ कुछ भी नहीं है तो यहां पर लिखेंगे इंटू 1, तो h और h क्या आ जाएगा बच्चों, यहां से कॉमन आ जाएगा, तो यहां पर बच जाएगा √3 और माइनस इसके साथ तो बच जाएगा 1। समझ में आ गया? तो यहां से h क्या आ जाएगा बच्चों, कॉमन आ जाएगा, यहां पर बचेगा √3 और माइनस यहां पर बच जाएगा 1 इज इक्वल 1.6। सही है बच्चों, वेरी गुड। अब आगे देखो, अब ये हो जाएगा बच्चों हमारा, अब यहां से h निकालेंगे तो ये पूरा इसके साथ मल्टीप्लाई है, जब इसका पक्षांतर करेंगे तो यहां क्या आएगा, डिवाइड में, तो h इज इक्वल हो जाएगा, h इक्वल्स 1.6 अपॉन √3 माइनस 1, ठीक हो गया। तो प्यारे बच्चों, प्रीवियस क्वेश्चन में हमने इस टाइप के जो हर होते हैं जिसमें अपरिमेय संख्या या परिमेय संख्या या दोनों अपरिमेय संख्याएं होती है, इनका परिमेयकरण करने के लिए आपको हमने एक ट्रिक बताया था कि इसमें जो बीच का चिन्ह है इसको क्या कर देंगे, हम उल्टा कर देंगे और उससे क्या करेंगे, आंसर हर में गुणा कर देंगे। करेक्ट है? तो इसका परिमेयकरण करने पर h इज इक्वल टू हो जाएगा 1.6 अपॉन √3 माइनस 1, ये तो हमें दिया हुआ है। अब इसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे इसके अपोजिट चिन्ह से, √3 प्लस 1 अंश में भी और √3 प्लस 1 हर में। सही हो गया? जब ऐसा करते हैं तो हर क्या हो जाता है, उन्हीं संख्याओं का योगफल और गुणनफल के रूप में क्या हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है। और हम जानते हैं जब दो संख्याओं का योगफल और गुणनफल होता है तो उनका गुणनफल कितना के बराबर होता है, a² माइनस b² के बराबर, a प्लस b इंटू a माइनस b। तो ये हो जाएगा a² माइनस b², a की जगह पर √3 का स्क्वायर और b की जगह पर 1 का स्क्वायर। तो h इज इक्वल 1.6 √3 प्लस 1, करेक्ट है, अपॉन √3 का स्क्वायर और माइनस 1 का। समझ में आया? अब √3 में स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। h इज इक्वल 1.6 √3 प्लस 1 अपॉन 3 माइनस 1 का स्क्वायर 1। तो ये हो जाएगा h इज इक्वल 1.6 √3 प्लस 1 अपॉन 3 माइनस 1। अब 2 से क्या हो जाएगा बच्चों, ये कैंसिल हो जाएगा, लेकिन ये 16 नहीं है तो पहले हम इसका दशमलव को हटाएंगे, 2 8 जा 16। तो हमारा h इज इक्वल कितना आया बच्चों, h का मान कितना आया, तो h इज इक्वल टू 0.8 को 0.8 भी लिख सकते हैं और √3 प्लस 1 मीटर। करेक्ट हो गया? तो इस पेडेस्टल की जो ऊंचाई है बच्चों 0.8 इंटू √3 प्लस 1 मीटर है, यहां पर लिख देंगे, आता है पेडेस्टल की ऊंचाई, पेडेस्टल की ऊंचाई कितनी है बच्चों, 0.8 गुणा के वर्गमूल 3 प्लस 1 मीटर है। ठीक है बच्चों? तो मुझे उम्मीद है कि आपकी समझ में आया होगा सवाल। समझिए बच्चों, चलो आप इसको पॉज करके नोट कर लीजिए। कर लिए बच्चों? वेरी गुड, मिटा लिया जाए। अब क्वेश्चन नंबर 9, 10 और 11 को बच्चों आप स्वयं से करेंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 12 है बच्चों, तो यह है बच्चों प्रश्न नंबर 12 कि 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर की शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री। तो हमें भवन की ऊंचाई दी रखी है और भवन के शिखर से हम केबल टावर को क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं। तो क्या आप लोग बता सकते हैं कौन ऊंचा होगा, भवन होगा या टावर होगा? कौन सा कोण बनना बच्चों,
भवन के शिखर पर जाके, भवन के छत पर जाके हम क्या कर रहे हैं, टावर को देख रहे हैं। और छत पर जाकर भी टावर पर क्या कौन सा कोण बन रहा है, उन्नयन कोण बन रहा है। तो इसका ये अभिप्राय हुआ कि हम टावर को ऊपर की ओर को देख रहे हैं। तो जब ऊपर की ओर देख रहे हैं तो टावर क्या होगा, भवन से अधिक ऊंचा होगा। क्लियर हो गया, ठीक हो गया बच्चों। और इसके पात का, अब उसी छत पर हम बैठे हैं और हम क्या कर रहे हैं, टावर के पात को नीचे की ओर देख रहे हैं। तो अवनमन कोण कितना है बच्चों, 45 डिग्री है, टावर की ऊंचाई ज्ञात है। तो यहां पर हम क्लियर हो गया बच्चों कि भवन और टावर में से कौन ऊंचा है, टावर ऊंचा है। क्यों ऊंचा है, क्योंकि भवन के शिखर से, भवन के शिखर से टावर के शिखर पर क्या बन रहा है, उन्नयन कोण बन रहा है। ठीक हो गया। तो चलो अब इसके हल की ओर हम बढ़ते हैं। बच्चों हम इसका एक रेखा चित्र बनाएंगे। ये हमारा एक क्षैतिज समतल एक भूमि है। यहां पर ये हमारा एक भवन है एबी, और इसकी ऊंचाई हमें कितना दे रखा है, 7 मीटर। इसकी ऊंचाई बच्चों है हमारा 7 मीटर। इस तरफ हमारा ये क्या है बच्चों, केवल टावर है। और जैसा अभी हमने चर्चा की, इस टावर क्या होगा, ऊंचा होगा। एक टावर है PQ, करेक्ट हो गया। अब भवन के शिखर से, भवन का शिखर ये है, केवल टावर के शिखर का, केवल टावर का शिखर ये है। उन्नयन कोण कितना बच्चों, 60 है। यहां से हमने यहां देखा तो उन्नयन कोण कितना बना, 60 बना। लेकिन यहां पर कोई क्या नहीं है, क्षैतिज समतल नहीं है। तो इस जगह पर हम क्या करेंगे, एक आवासीय क्षैतिज समतल क्या करेंगे, ड्रॉ करेंगे। तो ये हमारा क्षैतिज समतल है, जो कि यहां पर M पर इसको मिलता है। अब यहां से हमने इसको देखा टावर के शिखर को, तो ये उन्नयन कोण हमारा है बच्चों 60, करेक्ट हो गया। ठीक। अब इसी बिंदु से इसके पाद का, किसके पाद का, केवल टावर के पाद, केवल टावर का पाद ये है। अब यहां हमने नीचे को देखा तो ये जो कोण है, ये वाला कोण, ये कितना डिग्री का है, अवनमन कोण है, ये 45 डिग्री का। और आप जानते हैं कि ये कोण और ये कोण कैसे कोण है बच्चों, वेरी गुड, एकांतर कोण है। तो ये भी कितना डिग्री का होगा, 45 डिग्री। सही हो गया। अब हमसे पूछना है टावर की ऊंचाई क्या है। तो माना ये पूरा टावर कहां से कहां तक है, P से Q तक है। तो इसकी जो टोटल ऊंचाई है, टोटल इसकी ऊंचाई है बच्चों h। इसकी टोटल ऊंचाई कितनी है बच्चों, h है। तो थोड़ा ज्यामितीय रूप से हम इस रेखा चित्र को देखेंगे। तो ABQM एक कैसा है बच्चों, आयत है। जब ये आयत है, इसके आमने सामने की भुजाएं बराबर होंगी। तो ये जो MQ है, ये भी कितना मीटर होगा, 7 मीटर होगा। अब आप बताइए कि ये पूरा ऊंचाई हमारी है h, और इतनी ऊंचाई हमारी 7 है। तो ये ऊंचाई कितनी रह जाएगी बच्चों, वेरी गुड, कि कुल ऊंचाई में से हम जो हमें ज्ञात ऊंचाई है उसको क्या कर देंगे, हम घटा देंगे। तो ये अवशेष ऊंचाई हमें क्या हो जाएगी, ज्ञात हो जाएगी। तो कुल ऊंचाई हो गया हमारा h। तो P से M तक की जो ऊंचाई होगी वो हो जाएगा बच्चों h, और माइनस हम घटाएंगे नीचे का 7, करेक्ट हो गया। तो P से M तक की जो हाइट है वो हो जाएगा h-7। अब अपनी सुविधा के लिए बच्चों B से Q तक की डिस्टेंस को हम x मान लेंगे, B से Q तक की डिस्टेंस को x मान लेंगे। तो जितना B से Q तक की डिस्टेंस होगी उतनी ही A से M तक की डिस्टेंस होगी। तो ये भी क्या हो जाएगा, हमारा x हो जाएगा। क्लियर हो गया, ये भी हमारा हो जाएगा x। समझ में आ गया। तो रेखा चित्र आई होप आपको भली बात समझ में आ गया होगा। तो इसके बारे में हम थोड़ा संक्षेप में लिखेंगे। इसके बारे में हम थोड़ा क्या लिखेंगे बच्चों, संक्षेप में लिखेंगे। तो माना AB क्या है बच्चों, भवन है। AB क्या है, भवन है। अब इस भवन में थोड़ा देखेंगे हम, AB ठीक बराबर है इस रेखा चित्र के अनुसार MQ, और
ये कितने के बराबर है? 7 मीटर। करेक्ट है। पी क्यू हमारा केबल टावर है, पी क्यू केबल टावर है, और पी क्यू को हमने इसकी जो ऊंचाई है वो कितनी मानी है? h। करेक्ट। अब चित्रानुसार थोड़ा ध्यान देंगे आप लोग। पीएम कहां तक? पीएम यहां से और एम तक। पीएम इज इक्वल, इसको निकालने के लिए क्या करेंगे? पूरी डिस्टेंस, पूरी हाइट पी क्यू और माइनस घटा देंगे इसमें से एम क्यू। समझ में आया? चलो ठीक है। तो पीएम इज इक्वल टू पी क्यू है आपका h और माइनस एम क्यू है 7। तो ये हमारा पीएम हो गया h माइनस 7 मीटर। h माइनस 7 मीटर। मीटर हम चलो लास्ट में लिखेंगे। करेक्ट है बच्चों। और बी क्यू तथा बी क्यू किसके बराबर होगा? एम के बराबर होगा। एम और जो हमने माना है एक्स। सही हो गया। तो ये हमने चित्र के बारे में कुछ डिटेल्स लिख दी है। अब यहां पर बच्चों दो समकोण त्रिभुज है। एक समकोण त्रिभुज तो ये है ए बी क्यू, जिसमें ये कोण 45 डिग्री है। इसी के सिमिलरली, इसी के बराबर, इसी का सर्वांग सम एक त्रिभुज ए एम क्यू है। तो ये दोनों एक जैसे त्रिभुज है, तो इसमें से हम केवल एक ही त्रिभुज को लेंगे। और दूसरा समकोण त्रिभुज है पी एम ए। दूसरा समकोण त्रिभुज क्या है बच्चों? पी एम ए। ठीक हो गया। इसमें कोण कितना डिग्री का है? 60 डिग्री है। अब देखो बच्चों, इस नीचे वाले समकोण त्रिभुज का आधार बी क्यू और इसका ए एम है, और दोनों की लंबाइयां क्या है बच्चों? बराबर है। तो सबसे पहले हम इस नीचे वाले समकोण त्रिभुज को हल करेंगे, क्योंकि इसमें हमें क्या मालूम है? लंब मालूम है। तो हम क्या ज्ञात कर लेंगे? आधार ज्ञात कर लेंगे। तो समकोण त्रिभुज ए बी क्यू में कौन है 45? तो लंब और आधार में tan का संबंध, तो tan 45 डिग्री इज इक्वल लंब बटे आधार। ठीक है, वेरी गुड। tan 45 का मान कितना हो जाएगा? 1। लंब कितना है बच्चों इसके लिए? इसके सामने ए बी अपॉन आधार कितना बच्चों? बी क्यू। 1 इज इक्वल टू ए बी कितना है बच्चों? 7 और बी क्यू है आपका x। तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई 1 के साथ हो जाएगा। ठीक हो गया। तो यहां पर x1 जा ये हो जाएगा x1 जा x इज इक्वल टू 7। करेक्ट हो गया। तो x इज इक्वल टू हो गया बच्चों हमारा 7 मीटर। x इज इक्वल टू हो गया 7 मीटर। समझ में आ गया? तो ये डिस्टेंस 7 मीटर है, तो ये a से m तक भी कितना होगा? 7 मीटर होगा। अब हमें इस ऊपर वाले त्रिभुज का आधार भी क्या हो गया है? ज्ञात हो गया है। तो अब इसमें हम क्या निकाल देंगे बच्चों? इसका लंब निकाल देंगे। और लंब में हमें क्या इंट्रोड्यूस है? लंब में क्या है बच्चों? इसकी हाइट है टावर की, तो हम इसकी हाइट क्या कर लेंगे? ज्ञात कर लेंगे। तो समकोण त्रिभुज पीएमए में कौन है बच्चों हमारा? tan 60 डिग्री बराबर लंब हो गया आपका पीएम अपॉन आधार हो गया एम। करेक्ट है। tan 60 का मान √3 इज इक्वल पीएम है आपका h माइनस 7 अपॉन एम है आपका x। करेक्ट है। करेक्ट है बच्चों। क्रॉस मल्टीप्लाई होगा
तो ये x इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक हो गया। और ये h माइनस 7 ये रहेगा, तो h माइनस 7 इज इक्वल टू √3 इंटू एक्स। समझ गए। h वाला टर्म मैंने इधर को इसलिए लिखा क्योंकि हमें h क्या करना है बच्चों, मालूम करना है। तो h माइनस 7 इज इक्वल टू, और ये दोनों क्या हो गए, मल्टीप्लाई हो गए। अब देखो बच्चों x की जो हम लिखेंगे 7, तो ये हो जाएगा आपका h माइनस 7 इज इक्वल टू √3 इंटू 7। क्लियर है बच्चों। अब देखिए h माइनस 7 इज इक्वल टू √3 इंटू 7, इसको ऐसे नहीं लिखना है कि 7 3 से 21, क्योंकि एक परमीय संख्या और एक अपरमीय संख्या है, तो इसका हम क्या नहीं कर पाएंगे, गुणा नहीं कर पाएंगे। तो इसको लिखेंगे 7√3। कितना लिखेंगे बच्चों, 7√3। 7 को हम गुणा में आगे पीछे लिख सकते हैं। तो h इज इक्वल टू 7√3 और -7 उधर जाएगा तो +7, तो देयरफॉर h इज इक्वल टू 7 और 7 क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा। तो यहां पर बच गया √3 प्लस यहां पर बच गया, पहले भी मैंने सिखाया था कि भाई इसके साथ कुछ गुणा में नहीं, तो कितना है 1 हो गया, ये निकल गया बाहर, इसके साथ का √3 इसके साथ का 1। तो ये हमारा क्या निकल गया बच्चों, टावर की ऊंचाई निकल गई कि उस केबल टावर की ऊंचाई कितनी मीटर है, 7 वर्गमूल 3 प्लस 1, 7√3 प्लस। अतः केवल टावर की ऊंचाई, केवल टावर की ऊंचाई 7 गुणा के वर्गमूल 3 धन 1 मीटर है। सही हो गया। ये हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, आंसर हो जाएगा। तो आई होप बच्चों आप इसको भली भांति सीख पाए होंगे, ठीक हो गया। चलो आप इसे पॉज करके नोट कर लें, कर लिए बच्चों, मिटा लिया जाए। आगे बढ़ेंगे बच्चों हम क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 13 है, क्वेश्चन नंबर 13 है बच्चों। तो यह है हमारा क्वेश्चन नंबर 13 कि समुद्र तल से 75 मीटर ऊंचा एक लाइट हाउस है और इसके शिखर से 2 जहाज जो लाइट हाउस के एक ही ओर आ रहे हैं, उनकी अनुमान कोण क्रमशः 30 और 45 डिग्री है। तो हमने जहाजों के बीच की क्या करनी है, दूरी ज्ञात करनी। ठीक है बच्चों, तो इसके हल की ओर बढ़ते हैं। तो देखो बच्चों, ये हमारा कोई समुद्र तल है, ये हमारा क्या है बच्चों, समुद्र तल है, और ये लाइट हाउस है। समुद्र है और एक लाइट हाउस है, ये हमारा क्या है बच्चों, लाइट हाउस है। ठीक हो गया। ये PQ हमारा क्या है, लाइट हाउस है। और इस लाइट हाउस के एक ही ओर, चाहे इस तरफ हो चाहे इस तरफ हो, समुद्र मतलब इधर भी होगा लाइट हाउस, समुद्र के साइड में है। तो 2 जहाज हैं, एक A है और एक जहाज B है, एक ही ओर है। करेक्ट हो गया। अब लाइट हाउस के शिखर से इन जहाजों को देखने पर अवनमन कोण क्रमशः क्या है, 30 और 45 है। तो यहां से अवनमन कोण बनाने के लिए पहले हमें इस समुद्र तल की क्षैतिज आवासी क्षैतिज का हम क्या करेंगे बच्चों, यहां पर निर्माण करेंगे। तो ये हमारा आवासी क्षैतिज हो गया। तो यहां से अगर हम इस पीछे वाले जहाज को देखेंगे, तो क्योंकि ये लाइट हाउस से क्या है बच्चों, दूर है, तो दूर वाले का ओनियन या अवनमन कोण क्या होता है, हमेशा कम होता है। तो ये हो जाएगा हमारा 30 डिग्री। तो जब ये 30 है तो ये कोण भी 30 डिग्री। करेक्ट हो गया। फिर इसी बिंदु से हमने दूसरे जहाज को भी देखा, यहां से हम B को देखेंगे तो इस प्रकार से अवनमन कोण ये बनेगा, और ये अवनमन कोण हमारा है 45 डिग्री। ठीक हो गया। तो ये जो 45 है, इसका एकांतर कोण ये हो गया, तो ये भी कितना डिग्री हो गया बच्चों, 45 डिग्री। समझ में आ गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों ये हमारा PQ एक लाइट हाउस है, और ये A और B तो क्या है बच्चों, जहाज है।
जो कि लाइट हाउस की क्या है, एक ही ओर है। पहले जहाज को देखा जो पीछे का था उसका अनुमान कोण 30 डिग्री है, तो एक अंतर कोण होने का ये भी 30 डिग्री होगा। दूसरे जहाज को देखा तो उसका अनुमान कोण कितना है, 45 डिग्री है, तो ये भी कितना होगा, 45 डिग्री होगा। लाइट हाउस की ऊंचाई है बच्चों 75 मीटर, तो ये जो हाइट है ये हमारी 75 मीटर। सही हो गया। अब वो पूछ रहा है कि जहाजों के बीच की दूरी निकालो, जहाज ए और बी, इनके बीच की जो डिस्टेंस है, तो माने डिस्टेंस कितनी है, x है, और अपनी सुविधा के लिए हम बी से और क्यू तक की डिस्टेंस को क्या मान लेंगे, y मान लेंगे, माना ये y है। तो हमने क्या केवल x कर रहा है, y को अपनी सुविधा के लिए हमने यहां पर लिया है। तो इस डायग्राम के बारे में हम संक्षिप्त में कुछ लिखेंगे। माना PQ लाइट हाउस है, PQ क्या है बच्चों, लाइट हाउस है, ठीक हो गया। और PQ बराबर हमें दिया है 75 क्या है बच्चों, A तथा B समुद्र तल में स्थित दो जहाज हैं। और जिनके बीच की दूरी AB इक्वल टू कितना है, x है, तथा BQ इक्वल टू हमने कितना माना, y। इसलिए हमारा यहां से और यहां तक की डिस्टेंस जो होगी AQ इज इक्वल टू AB प्लस BQ। करेक्ट हो गया। दोनों को आप क्या कर देंगे बच्चों, जोड़ देंगे, तो देयरफॉर AQ इज इक्वल टू हो जाएगा आपका x प्लस y। करेक्ट हो गया, सही हो गया बच्चों, ठीक हो गया। अब यहां पर बच्चों दो समकोण त्रिभुज है, एक त्रिभुज है PQB जिसका कोण 45 डिग्री है, और इस 45 डिग्री के लिए हमें लंब मालूम है, तो हम इसका क्या निकाल सकते हैं, आधार निकाल सकते हैं। तो सर्वप्रथम हम समकोण त्रिभुज PQB में समकोण त्रिभुज PQB में कोण हो गया हमारा 45, तो हो जाएगा tan 45 बराबर लंब बटे आधा, tan 45 की वैल्यू कितनी होती है बच्चों, 1 इज इक्वल टू लंब हो गया आपका PQ बटे आधार हो गया BQ। लंब हो गया हमारा PQ और आधार इस कोण के लिए हो गया BQ। करेक्ट हो गया। 1 इज इक्वल टू PQ हमारा 75 और BQ है y। यहां पर एक क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हमारी y की वैल्यू ज्ञात हो जाएगी। तो y इज इक्वल टू हो जाएगा 75। तो ये हमें y का मान क्या हो गया बच्चों, ज्ञात हो गया है। ठीक इसी प्रकार से अब हम इस बीच की जो ये रेखाखंड है इसको हम कंसीडर नहीं करेंगे। तो हमारा समकोण त्रिभुज है PQA में, तो पुनः है समकोण त्रिभुज PQA में, तो PQA में क्या होगा बच्चों, हम इसे क्या नहीं करेंगे, कंसीडर नहीं करेंगे, तो तब लंब ये हो जाएगा और आधार ये पूरा हो जाएगा। समझिए बच्चों। तो फिर से इसको वापस बना लेंगे। तो tan 30 डिग्री बराबर हो जाएगा लंब PQ और बटे आधार हो जाएगा AQ। करेक्ट हो गया। tan 30 का मान कितना होता है, 1/3। वेरी गुड। PQ है आपका 75 और AQ हो गया आपका x प्लस y। यहां से और यहां तक डिस्टेंस होगी x और प्लस y। क्रॉस मल्टीप्लाई, ये ऊपर गुणा और ये ऐसा गुणा, तो ये हो जाएगा x प्लस वाई बन जा x प्लस वाई इज इक्वल टू 75/3। अब यहां से हम y का मान पुट कर लेंगे, तो x
अब प्लस वाई की जो वही हो जाएगा 75 वर्गमूल 3। तो x बराबर कितना हो जाएगा बच्चों? तो x बराबर हो जाएगा, तो यहां से 75 का क्या कर लेंगे, पक्षांतर कर लेंगे। x बराबर 75 वर्गमूल 3 और माइनस 75। x बराबर 75 और 75 में से 75 क्या आ जाएगा कॉमन, तो वर्गमूल 3 माइनस 1 और 8। तो ये x क्या है बच्चों? इन दोनों जहाजों के बीच की क्या है, ये दूरी है। तो अतः दो जहाजों के बीच की दूरी कितनी है बच्चों? 75 गुणा गए वर्गमूल 3 1 मीटर है। अतः जहाजों के बीच की दूरी, जहाजों के बीच की दूरी हमारी है 75 गुणा के वर्गमूल 3 माइनस 1। हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया बच्चों? चलो आप इसे पोज करके नोट करें। कर लिया बच्चों, मिटा लिया जाए। अब क्वेश्चन नंबर 15 की ओर हम बढ़ेंगे बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 15 है बच्चों, हमारा क्वेश्चन नंबर 15 है कि एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पार तक जाता है। मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी एक कार को 30 डिग्री के अवनमन कोण पर देखता है, जो मीनार की ओर एक समान चाल से जाती है। ठीक है बच्चों, 6 सेकंड के बाद कार का अवनमन कोण 60 डिग्री हो गया। तो इस बिंदु से मीनार के पार तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय ज्ञात कीजिए। ठीक है बच्चों, तो यहां पर हमने ये बात ध्यान में रखनी है कि कार की जो चाल है वो क्या है, एक समान चाल है। कैसी चाल है बच्चों? एक समान चाल है। करेक्ट हो गया। तो सबसे पहले हम एक सीधा राजमार्ग बनाएंगे। तो ये हमारा एक सीधा क्या बच्चों, राजमार्ग है। और ये PQ एक मीनार है और ये राजमार्ग इस मीनार के पार तक जा रहा है, मतलब यहां से और आगे जा रहा है। यहां खड़ा आदमी इस कार को, यहां पर एक कोई कार है इस राजमार्ग पर 30 डिग्री के अवनमन कोण पर देखता है। तो यहां पर अवनमन कोण बनाने के लिए सबसे पहले हमें क्षैतिज के समांतर यहां पर एक आभासी क्षेत्र क्षैतिज हमें खींचना है। तो इस कार को देखा तो यह है बच्चों हमारा अवनमन कोण 30 डिग्री। करेक्ट हो गया। जब ये कोण 30 डिग्री का है तो इसका एकांतर कोण है, तो ये कोण भी कितना डिग्री का होगा, 30 डिग्री। ठीक हो गया। अब 6 सेकंड के बाद, माना एक कार 6 सेकंड के बाद ये इस बिंदु B पर पहुंच गई और तब देखने वाले व्यक्ति के द्वारा यह पाया गया कि इस कार का अवनमन कोण कितना है, 60 डिग्री। अब बच्चों ये पूरा जो कोण यहां से यहां तक का है, यहां से यहां तक का ये पूरा कोण 60 डिग्री का है। तो ये कोण कितना डिग्री का होगा, 60 डिग्री का। क्लियर हो गया? ठीक हो गया। माना A से B तक कार द्वारा चलेगी दूरी x और A से B तक लिया गया समय जो है, समय हमारा समय है 6 सेकंड। और अब हमें B से Q तक जाने में लिया गया समय निकालना है। तो माना B से Q तक की दूरी y है और इसमें लिया गया जो समय है वो समय t सेकंड है। ठीक हो गया बच्चों। और इस मीनार की ऊंचाई हम अपनी सुविधा के लिए, इस मीनार की ऊंचाई कितनी है, टोटल h है बच्चों। ठीक हो गया। तो चलो इसके हल की तरफ हम बढ़ते हैं और इस रेखा चित्र के बारे में थोड़ा हम संक्षेप में लिखेंगे कि माना PQ मीनार है और PQ बराबर हमने माना है H। A तथा B कार की दो स्थितियां हैं। और AB बराबर हमने लिया है x, BQ बराबर y।
ठीक है बच्चों। तब समकोण त्रिभुज पी क्यू बी में समकोण त्रिभुज पी क्यू बी में देखो बच्चों tan 60 डिग्री हो जाएगा लंब बटे आधार। तो tan 60 डिग्री बराबर लंब है आपका पी क्यू और बटे आधार बी। करेक्ट हो गया। ठीक है, tan 60 का मान वेरी गुड, वर्गमूल 3, पी क्यू हमारा h और बी क्यू है बच्चों ये 1। सही है। अब देखिए बच्चों ये यहां क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा स्टैक से, तो √3 इंटू वाई बराबर है h। तो y बराबर बहुत बढ़िया h बटे वर्गमूल 3। तो y बराबर हमारा आएगा h बटे वर्गमूल 3। b से q तक चलेगी दूरी जो है बच्चों वो h बटे वर्गमूल 3 है। ठीक हो गया। अब चूंकि हम जानते हैं बच्चों चाल बराबर दूरी बटे समय, तो b से q तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय, b से q तक पहुंचने में लगा समय कितना बच्चों t है। इसलिए कार की चाल, और चाल बराबर आप जानते हैं बच्चों दूरी बटे समय। करेक्ट हो गया। अब देखो दूरी है b से q तक y और समय हमारा लगा यहां पर t। तो ये चाल बराबर हो गया बच्चों कार की चाल y हमने निकाला h बटे वर्गमूल 3 और बटे t। तो t ये बटे में वर्गमूल 3 है, तो इसी के बल हम इनटू t क्या कर देंगे लिख देंगे। सही हो गया। ठीक है बच्चों, तो ये कार की हमने क्या निकाल दी, चाल निकाल दी। किस डिस्टेंस के लिए, b से q तक के, b से q तक कार की चाल। अब बच्चों इसी प्रकार से अगर ये इस वाले को हम कंसीडर न करें तो हमारा पूरा त्रिभुज है पी क्यू ए। तो समकोण त्रिभुज हम लिखेंगे पुनः है समकोण त्रिभुज पी क्यू ए में कोण है हमारा 30 डिग्री, तो हो जाएगा tan 30 डिग्री बराबर लंब, इसके सामने की भुजा पी क्यू लंब और बटे आधार अब यहां से लेकर और क्यू तक होगा, तो एक आधार हो गया हमारा। ठीक है, समझ में आया बच्चों, क्लियर है यहाँ पे, वेरी गुड। तो इसे हम फिर से वापस डीपी को मिला देते हैं। अब यहां पर हम वैल्यू पुट करेंगे tan 30 का मान वेरी गुड 1 बटे वर्गमूल 3 बराबर पी क्यू वही h और बटे ए क्यू यहां से और यहां तक की डिस्टेंस वेरी गुड x प्लस वाई, ये हो जाएगा x प्लस वाई। यहां पर इस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, x प्लस वाई किस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1 में मल्टीप्लाई हो जाएगा, √3 h में मल्टीप्लाई हो जाएगा। x प्लस वाई 1 जा x प्लस वाई इज इक्वल टू h√3। समझ आया बच्चों, क्लियर हो गया, वेरी गुड। अब देखो बच्चों यहां से हम y का मान पुट कर लेंगे, तो x प्लस y के स्थान पर h बटे √3 इज इक्वल टू h√3। अब x निकालने के लिए दूसरे पद का पक्षांतर करेंगे, x इज इक्वल टू h√3 माइनस h/√3। करेक्ट हो गया, यहां गुणा हो जाएगा, x बराबर h√3 इंटू √3 माइनस h पूरे के बटे √3। करेक्ट है बच्चों।
पूरे के बटे √3। अब x बराबर √3 इंटू √3, वेरी गुड, 3h माइनस h अपॉन √3। अब 3h में से h कम करेंगे तो x बराबर हो जाएगा 2h अपॉन √3। तो ये वो दूरी है जो कार ने 6 सेकंड में क्या की, तय की। आगे समझना, अर्थात A से B तक चली गई कुल दूरी कितनी है, कितनी बच्चों, 2h अपॉन √3। अब हमने A से B तक की दूरी मालूम कर दी है, तो हम ये कह सकते हैं कि A से B तक कार की चाल। तो A से B तक लिया गया समय है, A से B तक पहुंचने में लगा समय बराबर है 6 सेकंड। करेक्ट है, करेक्ट है बच्चों। कार की चाल, और चाल बराबर आप जानते हैं दूरी बटे समय, दूरी बटे चाल बराबर दूरी बटे समय। अब दूरी देखो बच्चों, दूरी है A से B x और समय है 6 सेकंड। x का मान है 2h अपॉन √3, x का मान, अब बटे 6, तो 6 को यहीं पे एडजस्ट करेंगे, बटे 6। सही हो गया, करेक्ट हो गया। तो ये है A से B तक कार की चाल, A से B तक कार की चाल, की चाल। सही है। अब प्रश्नानुसार कि कार मीनार की ओर एक समान चाल से जाती है, कार मीनार की ओर एक समान चाल से जाती है, तो हम कह सकते हैं कि समीकरण 1 और 2 से जो B से Q तक पहुंचने में कार की चाल है, वही A से B तक पहुंचने में भी क्या होगी बच्चों, कार की चाल होगी। क्लियर है। अर्थात कार की चाल इस पूरी यात्रा में हर एक बिंदु पर क्या होगी, एक समान होगी, यूनिफॉर्म चाल होगी। पूरी यात्रा पथ पर कार की चाल क्या है, एक समान है। तो समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से हम कह सकते हैं h बटे √3 इंटू t बराबर होगा 2h बटे √3 इंटू 6। करेक्ट हो गया। h से h कैंसिल, √3 से √3 कैंसिल, तो हमारे पास क्या बचा बच्चों, हमारे पास ये हुआ 1 अपॉन t, इसके न्यूमरेटर में 1 अपॉन t इज इक्वल 2 अपॉन 6, 2 1 जा 2, अब 2 3 जा 6, या 1 अपॉन t इज इक्वल टू 1 अपॉन 3, t 1 जा t इज इक्वल टू 3 1 जा 3, तो t इज इक्वल टू 3 सेकेंड। यहां पे लिखेंगे अतः B से Q तक पहुंचने में लगा समय बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, 3 सेकेंड। क्लियर हो गया। तो ये था बच्चों इस प्रश्न का हल। मुझे उम्मीद है कि आपको भली भांति आ गया होगा। चलो आप इसे पॉज करके नोट कर लीजिए। कर लिया बच्चों। तो प्यारे बच्चों, इस लेक्चर के हैंड रिटन नोट्स आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं और अपने इस प्यारे से चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों को शेयर करें। और बच्चों खूब पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। जो भी आपको प्रॉब्लम है बच्चों, निश्चित ही आप कमेंट में लिखें। ठीक है, अपना ख्याल रखें। बाय।